कल हमने जनसंख्या वृद्धि वितरण एवं घनत्व के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा चैप्टर है जनसंख्या संगठन। संगठन से मतलब है कि जनसंख्या के अंदर पुरुष स्त्री, कामगार पुरुष कामगार महिलाएं, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का कितना कितना अनुपात है, कितना कितना उसका योगदान सम्मिलित है। तो जनसंख्या संगठन में मुख्य रूप से 3 चीज़ें आएंगी: लिंगानुपात, व्यावसायिक सहभागिता दर और तीसरी जो हमारी है ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। तो आज सबसे पहले हम करेंगे लिंगानुपात को। लिंगानुपात 2 तरह से निकाला जाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाने वाली स्त्रियों की संख्या को उस अक्षेत्र का लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर, इसका सूत्र है, लिंगानुपात निकालने का सूत्र है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा 1000। इसे प्रति 1000 या प्रति सैकड़ा दोनों पर निकाला जा सकता है। इसके अलावा कुछ भूगोलवेत्ता लिंगानुपात को स्त्रियों के अनुसार भी उसमें ये लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर, और कुछ भूगोलवेत्ता लिंगानुपात को प्रति 1000 स्त्रियों पर भी निकालते हैं। तो उसमें लिंगानुपात का सूत्र हो जाएगा पुरुषों की संख्या बटे में स्त्रियों की संख्या गुणा 1000। 2011 की जनगणना को यदि हम ध्यान से देखें तो विश्व के ज़्यादातर देशों में इसको प्रति 1000 की अपेक्षा प्रति सैकड़ा पर निकाला गया है, यानी 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या कितनी है। लेकिन भारत में इसको निकाला गया है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। यदि हम 2011 की जनगणना को देखें तो सबसे अच्छा लिंगानुपात लेटविया में है। लेटविया में 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या 85 है। सबसे अच्छा लिंगानुपात विश्व में जो है ना, वो लेटविया में मिलता है 85/100, यानी 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष पाए जाते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात में है। संयुक्त अरब अमीरात, इसमें मिलता है 311 पुरुष हैं 100 महिलाओं पर, यानी 100 महिलाओं पर 311 पुरुषों की संख्या पाई जाती है। और यदि हम संपूर्ण विश्व का लिंगानुपात देखें तो संपूर्ण विश्व का लिंगानुपात है 102 पुरुष 100 महिलाओं पर। पूरे विश्व के लिंगानुपात को देखने से यह एक लगभग अच्छा लिंगानुपात दिखाई देता है, प्रदर्शित होता है, क्योंकि 100 महिलाओं पर 102 पुरुषों की संख्या है। परंतु जब हम इसे प्रत्येक देश के अनुसार देखते हैं तो हमें इसमें काफ़ी विभिन्नता दिखाई देती है कि जहां लेटविया जैसा देश है, जहां सबसे अच्छा लिंगानुपात है, अनुकूल लिंगानुपात है, 85 पुरुष पाए जाते हैं 100 महिलाओं पर। वहीं जब हम संयुक्त अरब अमीरात को देखते हैं तो प्रतिकूल लिंगानुपात मिलता है, जहां 311 पुरुष मिलते हैं 100 महिलाओं पर। तो इस तरह के डाटा को देखने से, अध्ययन करने से हमें ये पता चलता है कि लिंगानुपात 2 तरह का है।
एक प्रतिकूल और दूसरा अनुकूल। अनुकूल लिंगानुपात वह लिंगानुपात होता है जहां पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कम होती है, और प्रतिकूल लिंगानुपात वह होता है जहां पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से ज्यादा होती है। अब जहां पर लिंगानुपात कम है तो ऐसा नहीं है कि वहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी है, और जहां पर लिंगानुपात अनुकूल है वहां भी ऐसा नहीं है कि महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है। यदि हम लिंगानुपात पर नज़र दौड़ाएं तो हमें देखने को मिलेगा कि पूरे विश्व में महिलाओं की एक सामान्य सी स्थिति मिलती है। चाहे हम किसी सभ्यता को देखें, किसी संस्कृति को देखें, किसी धर्म को या किसी क्षेत्र विशेष को या किसी जातीय विशेष को देखें, तो प्रत्येक जगह हमें एक समान दिखाई देता है। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है किसी विशेष क्षेत्र में या किसी विशेष जाति सभ्यता में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। जहाँ पर बहुत ही अनुकूल लिंगानुपात है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, बल्कि ऐसा है कि वहाँ पर काम के रोजगार के साधन ज़्यादा हैं, अच्छे हैं, और दूसरे क्षेत्र के पुरुष वहाँ पर काम करने के लिए आए हुए हैं। या जहाँ पर बहुत कम लिंगानुपात है तो वहाँ से पुरुषों का माइग्रेशन हो रखा है दूसरे क्षेत्र में काम करने के लिए। लिंगानुपात, अब प्रश्न उठता है कि लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। लिंगानुपात को अनेक प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। इनमें मुख्य रूप से हम 3 कारकों को पढ़ेंगे। सबसे पहला है सामाजिक, नंबर 2 आर्थिक, और नंबर 3 रूढ़िवादी, रूढ़िवादिता। सामाजिक कारक वे कारक हैं जो समाज के नियम, समाज के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, समाज की व्यवस्था को दिखाते हैं। इस तरह के सामाजिक कारक हम आदिवासी क्षेत्रों में, हम विकासशील देशों में देखने को मिल सकते हैं, जहां महिलाओं की शादी कम उम्र में कर दी जाती है, और कम उम्र में शादी होने से उन पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ जाता है, और जब वो कम उम्र में माताएं बनती हैं तो शिशु प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण लिंगानुपात पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, सामाजिक कारकों में सामाजिक का पहला कारक तो उनका दृष्टिकोण हो जाएगा। दूसरा सामाजिक कारक हमें देखने को ये भी मिलेगा कि बहुत से समाज ऐसे हैं जहां बच्चों को ईश्वर की देन, भगवान की देन या प्रकृति की देन माना जाता है, और वहां महिलाओं को केवल एक बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है, तो उनके स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो ऐसे क्षेत्रों में भी महिलाओं की दयनीय स्थिति है, और बहुत सी महिलाएं जीवन के इस जंग से लड़ती हुई, जूझती हुई अपनी जान गंवा देती हैं। तो इसकी वजह से भी लिंगानुपात प्रभावित होता है। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। बहुत से विकासशील देशों में गरीबी देखने को मिलती है, और गरीबी की वजह से वे महिलाओं को के पालन पोषण पर ध्यान नहीं दे पाते, वे उनका भरण पोषण नहीं कर पाते, और वे उनके लिए अच्छी चिकित्सा सुविधाओं का भी प्रबंध नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत सी लड़कियां या महिलाएं प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है। लड़कियां मैंने इसलिए बोला कि जहां बाल विवाह होते हैं, और महिलाएं जो यानी आयु तो पूरी कर चुकी हैं, विवाह के लिए न्यूनतम आयु तो पूरी कर चुकी हैं, लेकिन चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण और अच्छे पालन पोषण की कमी के कारण उनकी भी प्रसव काल में मृत्यु हो जाती है। तीसरा है रूढ़िवादिता। समाज के बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां रूढ़िवादिता होती है। लड़कियों के प्रति एक अलग तरह का दृष्टिकोण अपनाया जाता है। लड़कियों को प्राय धन समझा जाता है, और उनकी शिक्षा,
उनके अच्छे पालन पोषण पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये 3 मुख्य कारण हैं जो सामाजिक, आर्थिक और रूढ़िवादिता जो लिंगानुपात को प्रभावित करते हैं। कुछ भूगोलवेताओं ने इसमें चौथा कारण चिकित्सा को भी जोड़ा है, लेकिन चिकित्सा मुख्य रूप से आर्थिक कारकों में ही एक आता है। वैसे अगर इनका और बाइफरकेशन करना हो तो चिकित्सा और शिक्षा कर सकते हैं, लेकिन चिकित्सा आर्थिक में आ जाता है और शिक्षा सामाजिक में आ जाता है। इसके बाद यदि हम लिंगानुपात पर दृष्टि डालें तो इसको बेहतर बनाने के कुछ सुझाव हो सकते हैं। बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि शिक्षा की अच्छी व्यवस्था कर दें, समाज में जागृति ले आएं, और जिन समाजों में इसके प्रति जागृति नहीं है उसको जागृत किया जाए। सरकार अपनी योजनाएं चलाए, अपने कैंपेन चलाए, अनेकों तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलें, महिलाओं को सशक्त किया जाए, शिक्षित रूप से उनको अच्छी जानकारी दी जाए, उनकी शिक्षा में परिवार की शिक्षा और एक अच्छे खान पान की शिक्षा दी जाए, जिससे वे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकें और परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकें। इसके अलावा उन्हें अवगत कराया जाए आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के बारे में कि ये चिकित्सा सुविधाएं आपके लाभ के लिए हैं, आपकी लाभ पहुंचाने के लिए हैं, न कि केवल सरकारी आंकड़ों को दर्शाने के लिए हैं। उनकी रूढ़िवादिता को विश्वास में उन विश्वास में लेकर उनकी रूढ़िवादिता को दूर किया जा सकता है। केवल कड़े प्रहार करने से रूढ़िवादिता दूर नहीं होगी। तो यदि हम इन कारणों का, इस तरह के कार्यों का पर विचार करके हम प्रोग्राम चलाते हैं, योजनाएं चलाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। कुछ सामाजिक वर्ग ऐसे हैं जहां मनोरंजन के साधन नहीं हैं और वे बच्चे पैदा करने को एक मनोरंजन का साधन समझते हैं, तो उन्हें भी सरकारी योजनाओं के तहत मनोरंजन के अनेकों साधन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे कि वे महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागृत हो सकें और महिलाओं को उपभोग की वस्तु ना समझें। इसके बाद आगे आता है हमारा जनसंख्या संगठन में। इसके बाद आगे लिंगानुपात आ जाएगा और लिंगानुपात के बाद आता है, इसी लिंगानुपात को अब हम पिरामिड के रूप में देखते हैं, क्योंकि प्रत्येक देश का अलग अलग पिरामिड है। जब हम इसी लिंगानुपात की दृष्टि से पूरे देश का या पूरे विश्व का पिरामिड देखेंगे तो हमें 3 प्रकार की आकृतियां दिखाई देंगी। पहली प्रकार का पिरामिड, दूसरी प्रकार का पिरामिड और तीसरी प्रकार का पिरामिड। पहली प्रकार का पिरामिड जैसे ग्राफ पर हम बनाया हुआ है, इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पुरुष हैं और इधर महिलाएं हैं, यानी ये मेल और ये फीमेल। एक इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये बीच की रेखा होगी, जहाँ पर इस तरह से जब हम ग्राफ को बढ़ाएंगे, यानी घटती हुई जनसंख्या, विस्तारित जनसंख्या, ये इस तरह का पिरामिड नाइजीरिया में देखने को मिलता है। इस पिरामिड में इसको देखने से हमें क्या दिखता है कि जन्म दर ज़्यादा है, जनसंख्या छोटे बच्चे के रूप में ज़्यादा है। यहाँ
जो जन्म दर है वो ज़्यादा है, लेकिन ये विकासशील देश है और यहाँ पर मृत्यु दर भी उसी प्रकार है। जनसंख्या विस्तारित है, जन्म दर ज़्यादा है, लेकिन धीरे 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 मृत्यु दर में एक निश्चित आयु के बाद मृत्यु दर बढ़ती जाती है। और जब हम देखेंगे कि 70-80 आयु तक पहुँचते पहुँचते यहाँ 50-60 आयु है, तो 70-80 और 50-60 के बीच के देखेंगे तो वृद्ध जनसंख्या बहुत ही कम देखने को मिलेगी। इसकी वजह वहाँ के संसाधन, वहाँ की चिकित्सा सुविधाएं, वहाँ की शिक्षा, वहाँ की रूढ़िवादिता और वहाँ के जो काम धंधे हैं, जो रोजगार हैं, वो सब वहाँ की मृत्यु दर को प्रभावित करते हैं। दूसरी जनसंख्या, दूसरा एक ग्राफ अगर हम देखेंगे तो वो कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलेगा। ये इस तरह का जो ग्राफ है वो हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, स्थिर जनसंख्या को दिखाता है। ये विस्तारित जनसंख्या को दिखाता है, ये स्थिर जनसंख्या। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्राफ है वो स्थिर जनसंख्या। यहां पर जन्म दर जितनी है लगभग उतनी ही जनसंख्या आगे तक बनी रहती है, लेकिन एक ये विशेष आयु वर्ग है जिसमें हम देखेंगे कि जनसंख्या बढ़ी हुई है, उसके बाद फिर वही एक्चुअल जनसंख्या आ जाती है जो हमारी जन्म दर के समय थी। ये क्या चीज दर्शाता है? ये दर्शाता है कि एक ऐसा युवा वर्ग है जो रोजगार की तलाश में दूसरे देशों से इस देश में आया है, क्योंकि ये एक विकसित देश है। तो रोजगार की तलाश में यहाँ पर युवा वर्ग आता है और वो कुछ समय काम करने के बाद, 25-30 वर्ष काम करने के बाद वापिस अपने देश या अपने क्षेत्र में लौट जाता है, और जो वृद्ध जनसंख्या है वो वही जनसंख्या बच जाती है जो वास्तव में इस देश की थी। इसको अगर हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो इसमें क्या था कि बच्चे बहुत ज्यादा थे लेकिन युवा धीरे धीरे कम हो गए। यहां से दूसरे देशों को माइग्रेशन भी हुआ और मृत्यु दर भी है। इन दोनों में तुलनात्मक रूप से हमें एक विशेष अंतर दिखाई देगा। इसके बाद तीसरा जो हम देखेंगे तो वो है अलग ही तरह का है, ये मेल ये फीमेल। इसमें क्या होगा, ये ह्रासमान जनसंख्या को दिखाता, जापान का है ह्रासमान। ह्रासमान का मतलब है कि घटती हुई जनसंख्या लगभग उतनी ही है, लेकिन हम देखेंगे मृत्यु दर में कमी नहीं आई, मृत्यु दर लगभग सेम चल रही है, परंतु जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या कम होती जा रही है, जो थोड़ा थोड़ा एक विशेष अनुपात में घटती जा रही है। तो ये ह्रासमान को दिखा रहा है। कोई विशेष कारण से यहाँ जनसंख्या नहीं घट रही है, ये या तो किसी दूसरे देश में माइग्रेट करके गए हैं या यहाँ पर जनसंख्या के पैदा होने की जो गति है उसमें कमी आई है, जिसकी वजह से कुछ वर्षों बाद इसका ग्राफ इस तरह का दिखाई देता है। तो तीनों को देखने से हमें पता चलेगा, एक विकासशील देश का ग्राफ है जिसमें जन्म दर ज़्यादा है, मृत्यु दर भी ज़्यादा है। दूसरे दो विकसित देशों के ग्राफ है जिनमें जन्म दर भी सेम है और मृत्यु दर भी लगभग सेम है। तो इनके अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है कि यहाँ पर चिकित्सा सुविधाओं में और शिक्षा में नाइजीरिया की अपेक्षा अच्छा है, यहाँ रोजगार के साधन नाइजीरिया की अपेक्षा अच्छे हैं, यहाँ पर अर्थव्यवस्था अच्छी है, यहाँ पर अपराध कम हैं, यहाँ पर सुरक्षा का भाव अच्छा है, जिसकी वजह से यहाँ पर
दूसरे देशों के व्यक्ति भी अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं, काम करना चाहते हैं। तो इसके बाद हम आगे आते हैं अब इसके बाद है व्यावसायिक संगठन। भारत के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि विश्व के दृष्टिकोण से 14 वर्ष तक की आयु में काम करना या आय के साधनों पर बैठना या आय के अर्थव्यवस्था के लिए काम करना या किसी बच्चे से काम करवाना एक कानूनन अपराध माना जाता है। लेकिन यदि हम 15 वर्ष से ऊपर के यानी 15 वर्ष से और 60 वर्ष तक के व्यक्ति से काम करवाते हैं तो ये जो एक आयु है ये कामगार जनसंख्या कहलाती है। 15 वर्ष से 60 वर्ष तक की यही वो किसी देश की जनसंख्या होती है जिस पर पूरे देश का विकास निर्भर करता है। यही वो कामगार वर्ग है जो देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। यही जनसंख्या देश की प्रजननशीलता को बढ़ाती है, यही जनसंख्या देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाती है, यही जनसंख्या देश के अंदर विकास की गति को तेजी देती है। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 60 वर्ष से बड़ी आयु के वृद्ध इन पर निर्भर होते हैं क्योंकि ये कामगार जनसंख्या है, तो उन्हें अपनी आजीविका के लिए इन पर निर्भर होना पड़ता है। यदि हम अपने देश से संबंधित इस दृष्टिकोण को देखें, यदि एक घर में 2011 की जनगणना के आंकड़े दें, यदि एक घर में 8 सदस्य हैं जिनमें 2 वृद्ध हैं और 3 बच्चे हैं और एक वृद्ध नहीं है ना ही बच्चा है, कामगार है लेकिन वो बीमार है, तो अब इस तरह से हम देखें 2 बच्चे, 2 वृद्ध, 3 बच्चे और 1 अपंग, 6 व्यक्ति जो है ना, और टोटल संख्या 8, 6/8 यानी काम करने वाले कितने हुए? केवल 2 व्यक्ति और इन्हें भरण पोषण करना है 8 का। तो कितना बड़ा बर्डन है, कितना बड़ा बोझ है कि केवल 2 व्यक्तियों को पूरे परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है। तो व्यावसायिक संगठन में 15 से 60 वर्ष के व्यक्ति आते हैं, इनमें 14 वर्ष तक के बच्चे और 60 वर्ष तक के वृद्धों को शामिल नहीं किया जाता। इनमें कुछ महिलाएं जो कार्य नहीं करती, केवल गृहिणी के रूप में रहती हैं, वो भी शामिल नहीं हो पाती। इनमें जो बीमार व्यक्ति होते हैं, जो काम नहीं करते, वो भी शामिल नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति जो किसी अर्थव्यवस्था के अंदर अपना योगदान नहीं देते, वो सब इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो इस तरह की को हम देखेंगे तो हमारे देश की जनसंख्या का एक बहुत छोटा वर्ग हमें कामगार जनसंख्या में नजर आएगा और जिसके ऊपर पूरी जनसंख्या का बर्डन होता है। तो इसी के विकास की गति को निकालने के लिए हम यहीं से एक सहभागिता दर निकालते हैं। तो सहभागिता दर क्या होती है? सहभागिता दर निकालने का है कि कुल कामगार बटे में कुल जनसंख्या गुणा 100, ये सहभागिता दर प्रतिशत में निकलती है। इसमें वही फिर मैंने बताया कामगार में जो केवल 15 से 60 वर्ष के व्यक्ति जो काम कर सकते हैं, जो बच्चे नहीं हैं, वृद्ध नहीं हैं, बीमार नहीं हैं, केवल उन्हीं को शामिल किया जाता है। और कुछ ऐसे जो बेरोजगार हैं उन्हें भी इसमें शामिल नहीं किया जाता, केवल सकल कामगारों को ही इसमें शामिल किया जाता है।
बटे कुल जनसंख्या इंटू में 100। तो इस तरह से सहभागिता दर निकल आएगी। अब भारत की यदि सहभागिता दर को देखें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। कहीं कहीं ये बहुत कम है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है। सहभागिता दर को भी प्रभावित करने के लिए हमारे सामाजिक ढांचा, आर्थिक ढांचा और रूढ़िवादिता इसमें बाधा डालती हैं। क्योंकि हम भारत के कुछ राज्यों को देखें तो जहाँ का सामाजिक ढांचा है कि वो महिलाओं को शिक्षित नहीं करते। जब महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता तो वो फिर अर्थव्यवस्था के कामों में अपना योगदान नहीं दे पाती। इसके अलावा उनकी रूढ़िवादिता होती है कि वो न तो बाहर किसी जॉब से जाएंगी और न ही खेतों में काम करेंगी। तो वहाँ पर इस तरह की रूढ़िवादिता भी सहभागिता दर को प्रभावित करती है। अब इसके बाद आता है ग्रामीण एवं नगरीय संगठन। ग्रामीण एवं नगरीय संगठन में को देखने से भी हमें जनसंख्या के एक विशेष वर्ग का पता चलता है। क्योंकि जो गांव की जनसंख्या है, जो गांव का बेरोजगार व्यक्ति है, वही शहरों की तरफ भागकर शहर का, नगरों